हेलो फ्रेंड। तो बहुत दिन बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट ठीक है, ये TPT 1 है। टॉपर टेस्ट पेपर्स होते हैं जो स्पेशली उनके लिए कराया जाता है जो अंडर 500 रैंक लाते हैं। बट इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, कई कॉन्सेप्ट मिक्स हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको करना क्या है कि आज मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। या अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया होगा एडवांस का, तो आप उस ग्रुप को में भी आप इसको पा जाएंगे, ठीक है। ओके, तो दो जगह आप पा सकते हैं। एक, अगर आपने हमारा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो फॉर जेई एडवांस 2021, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने की कंडीशन बता चुका हूँ, 99% से ऊपर होना चाहिए। ओके, और एक और बात, जितने क्वेश्चन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम तैयारी करो, मैंने भी किया था। क्या करता था मैं, यही तो करता था। क्वेश्चन टेस्ट पेपर है, टेस्ट की तरफ से देता था। जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ उसको मार्क किया और अपन में से दोबारा सॉल्व किया। तुम्हें भी वही करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें फाइनली आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तुम्हें मेरे सोल्यूशन बताने से आया है कि कैसे आया, ठीक है। लंबा टाइम हो गया था, मेरी तबीयत खराब थी, बट स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, TPT 1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, सेंटर ऑफ मास से बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है टू बॉडीज A and B of mass 5 kg and 10 kg respectively moving in opposite direction with velocity 4 meter per second and 0.5 meter per second respectively make head-on collision in free space. The force of their mutual interaction vary according to the given graph. ये ग्राफ है। What can be conclude from the given information? इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या आप निकाल सकते हैं। पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन कितना है, 0.2 सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बॉडी ए विल मूव विद वेलोसिटी इतना इन ओरिजिनल डायरेक्शन, बॉडी बी विल मूव विद वेलोसिटी इतना इन ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। करेंगे क्या, कुछ नहीं। क्या करो, जो दिया गया है उस डायग्राम को बनाओ, वैल्यू रखो, सोचो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, घबराना क्यों, मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ जैसे तुमको आता है। नहीं आएगा छोड़ दो, ठीक है। सीखना है, इंपॉर्टेंट है। टू बॉडी ए बी मास ऑफ 5 kg, बॉडी ए है बी है, कुछ नहीं, तुम प्यार से सॉल्व करो। 5 kg एंड 10 kg respectively moving in opposite direction with velocity 4 and 5। 4 इसका है अपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या होगा 0.5, लिखो ना, ठीक है। द फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटरेक्शन इज वेरी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ से वेरी करना। गुड। अच्छा जी, बताओ, एक्चुअल में डिफॉर्मेशन कब तक होता है, डिफॉर्मेशन कब तक होता है। अरे जब तक डिफॉर्मेशन होगा ना, तब तक फोर्स बढ़ रहा होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये स्फीयर आपस में टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, तो डिफॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक ये इसके अंदर जा रहा होगा, ऐसे फ्रेश हो रहा होगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि एक तरह से देखो, पता है क्या, हालांकि कोलिजन्स इन इलास्टिक है, तो जितना कंप्रेशन हो रहा होगा बॉडी में, जितना कंप्रेशन बढ़ रहा होगा उतना ही फोर्स बढ़ रहा होगा, उतना ही फोर्स बढ़ रहा होगा। एट मैक्सिमम कंप्रेशन डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो क्वेश्चन में जो ग्राफ बना हुआ है ना,
ये डिफॉर्मेशन की टाइमिंग ये है, ये मैक्सिमम। ये ग्राफ ये, ठीक है, ओके गुड। ये पूछा टाइमिंग बताओ, देखो मैं घबरा नहीं रहा हूँ, क्यों, क्वेश्चन है, एंजॉय किया जाता है, ठीक है। टाइम टी है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे क्या होता है, वेलोसिटी बराबर हो जाती है। तो मान लो इसकी वेलोसिटी ए की भी v हो गई, अब b की भी v हो गई। जब डिफॉर्मेशन की बात आ रही है कि मैक्स डिफॉर्मेशन कब तक हुआ, दिमाग ने क्या कहा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो। सही है, लगाए मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम पे, लगाओ 5:4, मोमेंटम पॉजिटिव, इसका मोमेंटम नेगेटिव, -10 × 0.5। यहाँ से मास कितना, 5 kg, तो 5 × v, इसका मास है 10 kg × v। डायरेक्शन में जाना, अपने मन से कुछ ही मान सकते हो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 5, इट इज 15, यहाँ से 15 भी, देन कॉमन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। या गुड, ओके। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या बताएं, ये क्या फोर्स इक्वेशन है, एफ वर्सेस टाइम क्या है, मतलब इंटरेक्शन जब फोर्स लग रहा है किसी एक ब्लॉक का दूसरे पर फोर्स का ग्राफ है। सिस्टम पे नहीं, सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है, नेट इंपल्स 0 आएगा। इस स्फीयर में इस पे कितना फोर्स लगा है, ये उसका ग्राफ है। सही है, गुड। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी यूज चेंज इन मोमेंटम। कहां तक, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक लिखते हैं किसी एक पार्टिकल पे। चलो हम इसी पे लिख लेते हैं, पार्टिकल ए पे लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है, बी पे लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इस पार्टिकल ए का फाइनल मोमेंटम, मास कितना है इसका, 5 kg, वेलोसिटी भी 1 आया ना, माइनस पार्टिकल ए का इनिशियल मोमेंटम, ये 5 है, ये 4 है, गुड, ओके। नाउ अच्छा, ये टी टाइम तक है, तो टी टाइम तक क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, इस ग्राफ के एरिया, इस ग्राफ के एरिया, ये ट्रायंगल है, एरिया क्या आएगा, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो 1/2 परपेंडिकुलर कितना 150। अब बेस टी टाइम तक, बस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक, टी टाइम तक ही बस एरिया निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहीं तक है, इसी टी तक है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक इम्पल्स निकाल लें इसके एरिया से। सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, -15, यहाँ से क्या आएगा 150/2, टी 15 से 15 कटेगा, टी की वैल्यू क्या आ गई 0.2 सेकेंड। माइनस पे ना जाओ, ना जाओ, क्यों जाओगे, इसलिए नहीं जाना अच्छा है, क्योंकि भैया ये इसी से टकरा रहा है, तो जब ये इससे टकराएगा तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा ना, इधर, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कन्वेंशन, जब फोर्स इधर लग रहा है तो इंपल्स को नेगेटिव लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, बट आपने क्या किया, आपने इस ग्राफ के एरिया निकाला है, एरिया तो पॉजिटिव आई है, इसीलिए माइनस साइन आ गया, कायदे से इसको आपको ऐसे लिख लेना चाहिए। समझ रहे होगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, मैं जरूर हेल्प करूँगा अगर टाइम मिलता है, उधर तबीयत खराब थी इसलिए नहीं कर पाया था। तो टाइम इज 0.2 सेकेंड, तो ये पार्ट इज करेक्ट आंसर, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन इज 0.2 सेकेंड, गुड। देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6, रेस्टिट्यूशन निकालना है, ओके। याद करो रेस्टिट्यूशन तुम कैसे निकालते हो, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच पता है, सेपरेशन निकाल लेता आंसर आ जाएगा, सेपरेशन कैसे निकलेगा, इंपल्स इक्वेशन से निकलेगा, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो पार्टिकल ए की फाइनल वेलोसिटी मान लो,
v1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है। यूज करें मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो उससे क्या, एक पार्टिकल लगाओ, उसकी इंपल्स इक्वेशन किसी एक पे लिखो, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। पार्टिकल ए का इंपल्स इक्वेशन लिखते हैं, पार्टिकल ए पे इंपल्स, इंपल्स इधर है इसलिए माइनस मान लें, क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर है ना, ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर, इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इधर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नेगेटिव। अब पूरे ग्राफ के एरिया निकाल लो, इसलिए क्योंकि फाइनली सेपरेशन की बात करते हैं ना, ई बराबर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। तो पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे, 0.3 सेकेंड था। तो इंपल्स इक्वेशन 1/2 150 इंटू 0.3 सेकेंड, 150 इंटू 0.3 सेकेंड बराबर चेंज मोमेंटम पार्टिकल का माइनस एन लगा दिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में इंपल्स चेंज मोमेंटम, इसका मास 5 के जी तो 5/v1 पॉजिटिव, क्योंकि v1 इधर है, माइनस 5 इंटू मास 4 है, सिंप्लीफाई कर तो इससे आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा देखो तो, ये बनेगा 45 माइनस 45 और 2 का टर्म इधर भेज दो तो बनेगा 10v1 और 2 का टर्म इधर भेज दो तो 5 20 40, इससे v1 की वैल्यू आ गई 40, इधर जाएगा तो -5/10, -5/10 का मतलब है 0.2 सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 5/10, ठीक है। सर माइनस एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल ए की फाइनल वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये पहले इधर जा रहा था, टक्कर को इधर जाएगा। अब v2 निकालना है, इसकी वेलोसिटी, तो इस पे लिखेंगे इंपल्स इक्वेशन। अच्छा, इस पे इंपल्स पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो जब इधर लगाएगा मोमेंटम इंपल्स पॉजिटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन। तो इंपल्स तो यही बनेगा, ये ए पे आ गया, अब यही बी पे करेंगे, बी पे वर्क करेंगे, तो ये माइनस को प्लस कर दें 1/2 150 इंटू 0.3 मोमेंट चेंज मोमेंटम, बी का फाइनल मोमेंटम, बी का मास 10 kg है तो 10 इंटू v2 माइनस 10 इंटू 0.5, लेकिन माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, समझ रहे होगे। यहाँ से क्या आएगा 45, यहाँ से आएगा 20v2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 5, तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो पार्टिकल बी है वो जा रहा था इधर, डायरेक्शन उल्टा करके ऐसे चलेगा। ओके, अब लिखेंगे ई के इक्वेशंस, यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ ई के लिए, यही कर लेता हूँ। ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ये v2 प्लस 2 है तो दूर जा रहा है इसलिए प्लस v2, माइनस v1 कितना है माइनस साइन, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा सेपरेशन में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कितना है, ये 4 इधर जा रहा है, 0.5 इधर जा रहा है, अप्रोच दोनों तरफ पे अप्रोच आ रहा है 4.5, तो 2.2 मतलब 22/45 0.6, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया, चेक करो। ओके, अच्छा हमने एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक की है, पता है कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। देखो जब 2 इधर भेजे हो तो 20 आएगा, और ये 5 है ना तो ये 10 बन जाएगा ना, नहीं 10 इधर भेजो तो बनेगा क्या 35/20, इट इज 2 एकम 2, कितना आएगा जी 2 एकम 2, 2 से 14 तो पीछे 10, 1.75 आएगा, ठीक है। अगर तो तुम क्या करोगे, v2 है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में 2 के जगह पे, इस 2 की जगह पे क्या लिखना था हमें 1.75 लिखना है ना, 1.75
1.75। ओके ठीक है। अब यहाँ से आएगा 0.2 जोड़ दे इसमें तो बनेगा 1.95 डिवाइड बाई 4.5। ये कितना आएगा देखो, देखो एक जगह और कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसलिए कैलकुलेशन हो नहीं रहा है ना, यहाँ गलती हो गई। ये जब 40 इधर भेजोगे तो -5 बनेगा, 5/10 क्या बनेगा, तुम लोग बताते ही नहीं हो, गलत बात है। तो ये बनेगा ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना 2.25। मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, क्यों गलत हो रहा है, 2.25। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 ये आना चाहिए 0.5 ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई 0.5। ई की वैल्यू कितनी आई थी 0.5, ई की वैल्यू कैलकुलेशन में आई थी 0.5। इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट रॉन्ग आंसर हो गया। बॉडी ए विल मूव विद 0.5 मीटर पर सेकंड ओरिजिनल डायरेक्शन, ये 0.5 से मूव करेगा ओरिजिनल डायरेक्शन में। तो ए की वेलोसिटी कितनी थी 4 थी, अब बाद में ए की वेलोसिटी क्या आ गई 0.5, ओरिजिनल डायरेक्शन ना, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। बी का 0.5 है, 0.5 है, और टक्कर के बाद आ रहा 1.75। अब वो इधर आ रहा ना, इधर आ रहा, इधर इधर मतलब बी जा रहा था इधर, टक्कर के बाद जाएगा इधर, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। बी विल मूव इतना ही ओरिजिनल डायरेक्शन, ये सब गलत आंसर है, ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है। वेलोसिटी आएगी 1.75 देखो, बट डायरेक्शन ये ओरिजिनल इसका इधर है, बाद में इधर जा रहा है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a toy having shape similar to letter H is made by the fixing the two identical cylinder perpendicular to the light rigid rod at its end. The toy is placed on the frictionless horizontal floor which terminate into the uniform frictionless slope of angle theta. Cylinder are parallel to the line joining floor slope as the shown. Distance between the axle is L. Find the range of velocity u given to the toy toward the slope so that it can come completely on the slope. Collision of cylinder with the slope are perfectly inelastic. Okay. Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, उससे आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ये डीपीपी में है बट बता देता हूँ। At what value of Rx in circuit shown will total resistance between A and B be independent of number of cell? अगर Rx की वैल्यू कितनी हो ताकि A और B के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो इसमें कितने नंबर ऑफ सेल है इस पर डिपेंड ना करे। इतना इरडो का क्वेश्चन, ठीक है, तो कैसे नहीं करेंगे बताता हूँ कैसे नहीं करेंगे। देखो क्या कल्पना करते हैं, ये Rx है, ये 2R और ये R है। अगर इन तीनों का रिजल्टेंट अगर Rx हो गया तो इसकी जगह पे आप Rx लगा दोगे, फिर वही चीज रिपीट हो जाएगी। नहीं देखो इसमें दिया गया है R 2R R, रुको नीचे नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। और यही जा रहा है, फिर इस पे 2R लग जा रहा है और ये कह रहा है Rx, ऐसे बना लो।
तो कह रहा है इस आर एक्स की वैल्यू कितनी हो ताकि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड ना करे। तो मैंने क्या किया, इसके जगह पे मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट आर एक्स है, तो डायग्राम किससे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2R है, ये 2R है, आर आर यहाँ वाला आर है, ये वाला आर भी यहाँ दिखा दे। और फिर ये जो 2R इस पैसे दिखा, और इसका इक्विवेलेंट अगर आर एक्स हो जाए, आर एक्स हो जाए, तो अब 2R ये आर एक्स से आर ये 2R आर एक्स आर है, फिर इसका भी इक्विवेलेंट आर एक्स बन जाएगा। फिर इसका और इस पूरा आर एक्स और ये वाला आर मिल के अगेन आर एक्स बन जाएगा। फिर वो और ये 2R और ये आर अगेन मिल के आर एक्स बन जाएगा। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आर एक्स ही रहेगा। तो फिर ये नंबर ऑफ सेल डिपेंड नहीं करेगा भाई, जैसे कि 1 2 3 4 4 सेल्स हैं इसमें, तो इक्विवेलेंट आर एक्स आया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 सेल है, इक्विवेलेंट आर एक्स आ रहा है। इसके क्रॉस 1000 होता था तभी भी तो आर एक्स ही आता। तो मेरा टारगेट क्या है, सिर्फ इतने पार्ट के इक्विवेलेंट आर एक्स होना चाहिए। फिर कितना भी सेल ऐड कर दो आंसर आर एक्स ही रहेगा। क्या करोगे क्वेश्चन में, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2R प्लस आर एक्स, और ये इसके साथ पैरेलल तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, एंड दिस वन इक्वल्स टू आर एक्स। ये 2R और आर एक्स सीरीज में तो 2R प्लस आर एक्स, और ये पूरा इसके साथ पैरेलल तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कर दिया, और इस पूरे की इक्विवेलेंट आर एक्स कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, आर एक्स निकाल लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है द रिएक्शन चैम्बर ऑफ हाइड्रोजन रॉकेट engine is made as it supply water at high speed from its cross section after burning of hydrogen with sufficient amount of oxygen. Suppose the reaction chamber of rocket is supplied with the mass flow rate m, mass of the hydrogen and sufficient oxygen to allow chamber burning fuel. The cross section of the chamber is A, the pressure of the chamber is P, and temperature inside the chamber is T. The molecular weight of water is m, then which of following is correct? देखो फ्री डायग्राम बनाएंगे 4 के लिए। ओके तो ये रॉकेट है और यहाँ पे बर्निंग होती है तो इससे गैस बाहर को निकलता है, ठीक है। तो कह रहा है जब से गैस बाहर निकलता है, जो गैस बाहर निकलता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर गैस का प्रेशर P है, ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ो पहले। कह रहा है कि रिएक्शन चैम्बर ऑफ हाइड्रोजन रॉकेट इंजन इज मेड टू सप्लाई वाटर एट हाई स्पीड फ्रॉम इट्स क्रॉस सेक्शन आफ्टर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जाता है, इधर से हाइड्रोजन इंजेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो बर्न करता है, और वाटर का वेपर बनता है जो इधर से बाहर को निकलता है और ऊपर को फोर्स लगाता है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है। तो कितना आएगा, तो रिएक्शन क्या बनेगा यार, 3H2 6 और इसमें 3 ऑक्सीजन है, 3/2 कर दो, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बनेगा 2H2 प्लस 2 मल्टीप्लाई नहीं क्या कर रहा हूँ, 3 हटा रहा हूँ यहाँ से ना, तो ऑक्सीजन
और 3 हटा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई करो, 2H2। सही है, चेक कर लेना रिएक्शन। 4 4O2, गुड, वाह। चलो सोचते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। सपोज द रिएक्शन चैम्बर ऑफ रॉकेट, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सप्लाई फ्लो रेट ऑफ m मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का m मास लग रहा है, इसका m मास यूज हो रहा है। द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है। प्रेशर ऑफ चैम्बर इज P एंड टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर इज T। प्रेशर P है एंड टेम्परेचर T है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज m, मॉलिक्यूलर वेट m के बराबर है वाटर का। तरह ए पार्ट, स्पीड ऑफ वाटर इजेक्टेड फ्रॉम द चैम्बर इज, ओके ओके, कह रहा है स्पीड ऑफ वाटर इजेक्टेड फ्रॉम द चैम्बर इज, किस स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि मास फ्लो रेट कितना है, कितना अमाउंट ऑफ ये वेपर बाहर की ओर निकल रहा है। अच्छा बताओ, अगर हाइड्रोजन का m मास यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन वाटर वेपर का कितना मास बाहर निकल रहा होगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा यहाँ पे, 4 ग्राम, नहीं 2 ग्राम, H2 2 ग्राम इंटू 2 4, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो कितना वाटर का मास प्रोड्यूस हो रहा है, ये 2:2 4, और ऑक्सीजन कितना होता है, कितना होता है, 32 ना, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा ये। ऑक्सीजन कितना है जी इसका मोलर मास, यहाँ पे कितना मास हो रहा है, 4 ग्राम, 4 ग्राम यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो 4 ग्राम यहाँ से आएगा, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 दूनी 32, 32 होगा ना, करीब 36, ये 36 ग्राम वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस यूज हो रहा है, तो 36 ग्राम वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो m ग्राम यूज हुआ, तो m ग्राम यूज हुआ तो कितना प्रोड्यूस होगा, 4 ग्राम पे 36, तो 1 ग्राम पे 36 अपॉन 4 इंटू m, दिस इज 9m, 9m वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे तुमने m ग्राम हाइड्रोजन दी है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितना वेपर का मास बाहर निकलेगा, 9m बाहर निकलेगा, 9 टाइम्स। ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी देखो, आज जितना मास बाहर निकलेगा उतना ही थ्रस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, जितना थ्रस्ट हो ज्यादा उतना ही तेज स्पीड। तो ठीक है, तो मास फ्लो रेट है 9m। फ्लूइड मैकेनिक्स में मास फ्लूइड की वैल्यू होती है रो ए भी, मास फ्लो रेट इज रो ए भी, तो 9m बराबर रो ए भी, रो वाटर की डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जो ए है, रो ए इंटू भी, तो भी की वैल्यू क्या आ गई, ये तो वेलोसिटी है, दिस इज 9m अपॉन रो ए। अच्छा वेपर, अंदर का प्रेशर P है, तो PM इक्वल टू रो वाट लगा दो, PM, M इज द मोलर मास ऑफ वेपर, P इज द प्रेशर ऑफ दिस चैम्बर, PM बराबर रो RT, टेम्परेचर T, यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई, PM अपान RT, तो यहाँ प्लेस कर दो 9m अपान A, रो की जगह पे PM अपान RT, क्या आ गया 9m RT अपान PMA, PMA, ये पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करा स्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द चैम्बर ऑन क्रॉस सेक्शन इज, कितने का फोर्स डेवलप करेगा। ओके, तो इजेक्टेड है ना, इजेक्टेड है, तो जब ये वाटर का वेपर इजेक्ट होगा तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगाएगा, नहीं, और जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, रो ए भी स्क्वायर। ओके, तो रो ए बी स्क्वायर, एक काम करो ना, इसी का स्क्वायरिंग कर दो, यही भी मान लो, तो रो
ए, अब भी ये है ना, स्क्वायरिंग करो बनेगा 81m² अपान रो स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एक रो से रो कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 81 AM² अपान ए स्क्वायर, और रो के जगह फिर ये वैल्यू लिख दो, तो PM अपान RT, और ये कैसे एक कट जाएगा, तो 81m² RT बना, ये तो थ्रस्ट फोर्स है। लेकिन इस क्रॉस सेक्शन में पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा इस क्रॉस सेक्शन पे, तो यहाँ का गैस का प्रेशर P है, तो एक तो स्टैटिक प्रेशर का फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और दूसरा जब ये वेपर बाहर निकलेगा तो भी थ्रस्ट मारेगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, द नेट फोर्स लगेगा F नेट, प्रेशर इंटू एरिया प्लस 81m² RT अपान PM। ये मिस्टेक है, P इंटू ए होना चाहिए, तो आंसर इज बी पार्ट ऑल्सो। सी पार्ट गलत हो गया, डी पार्ट भी गलत हो गया, तो आंसर इज ए बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि कंसीडर अ सिलेंडर 1 मीटर लॉन्ग विद द थिन मासलेस piston clamp in such a way that it divides the cylinder into two equal parts. The temperature of cylinder is almost constant and equal to 300 Kelvin. Left side of cylinder is 1 mole of gas 4m. The right part contains helium gas 1 atm. Net piston is released then at equilibrium. The process is isothermal. Piston move by this. हम शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बना लो। क्वेश्चन क्या क्या, टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट के बीच में कर लो। ओके, क्वेश्चन पढ़े। कंसीडर सिलेंडर 1 मीटर लॉन्ग विद द थिन मासलेस पिस्टन, ये पूरा 1 मीटर लॉन्ग है, ये 0.5 मीटर होगा, देख लो और क्या। टेम्परेचर सिलेंडर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब अंदर का बाहर का बराबर होगा, तो टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया गया 300 केल्विन है और ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। लेफ्ट साइड सिलेंडर कंटेन 1 मोल ऑफ यहाँ का प्रेशर है 4 atm, 4 atm, राइट पार्ट कंटेन हीलियम गैस एट प्रेशर 1 atm, इसमें हीलियम गैस है एट प्रेशर 1 atm। ओके ओके, तो कह रहा है द राइट पार्ट कंटेन हीलियम गैस एट प्रेशर 1 atm, let the piston is released, then equilibrium attained, assuming process is isothermal. Piston move by 30 cm from right wall of cylinder, move by 20 from right wall, he develop in process, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो कंफर्म है कि भाई यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है। जब पिस्टन को छोड़ोगे तो पिस्टन आई कर भागेगा, कब तक, जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दोबारा बनाऊं डायग्राम, पिस्टन यहां से यहां आ गया, मतलब पिस्टन x डिस्टेंस मूव कर गया, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स हो जाएगा। दिस लेंथ इज 0.5 प्लस एक्स एंड दिस लेंथ इज 0.5 माइनस एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इसमें तो वही रहेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल मुझे पता नहीं, N2 मान लो, कोई बात नहीं।
एक काम करते हैं, इस पे लगाते हैं पी बराबर एनआरटी। पहले ही 4 था, वॉल्यूम कितना था 0.5, एरिया ए है मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो पी भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम, पी वी और एन वन कितना है 1, आर इंटू टेम्परेचर टी 300 लिखो। यही काम इस पे लगाओ, इस पे नंबर ऑफ मोल मान लो N2 है, तो प्रेशर क्या है 1 atm, अब वॉल्यूम क्या है अगेन 0.5 इंटू ए इनिशियली पी बराबर N2 एन आर इंटू 300। इससे N2 की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो बनेगा 4 1/N2। N2 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 मतलब 0.25 आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इसके पता चल गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम जब भी अटेंड करेगा तो यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इस पे अलग से पी वन वी वन और पी टू बीट लगाओगे, इस पे अलग से पी वन वी वन और पी टू बीट। इस पे पी वन कितना 4, वॉल्यूम क्या है 0.5 इंटू पी वन वी वन बराबर पी टू बीट, पी यहाँ का पी है, वी टू क्या है ये, सिमिलरली इस पे लाएंगे पी वन वी वन, पी है 1, वॉल्यूम कितना है यहाँ का, वॉल्यूम तो सेम है ना, इक्वल है इसलिए, फाइनल प्रेशर तो सेम आ गया, वॉल्यूम फाइनल लगा दी। अब क्या करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो बनेगा 4 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 0.5 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा इससे एक्स की वैल्यू, ये इधर जाएगा तो 2 बनेगा, 4x बनेगा, 0.5 प्लस एक्स आएगा, फिर 5x बराबर इधर जाएगा तो बनेगा 1.5, 5.3 बन जाएगा। 0.3 का मतलब 30 सेंटीमीटर, किधर मूव किया इधर, लेफ्ट वॉल से 30 सेंटीमीटर आगे मूव कर गया, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट वॉल ऑफ सिलेंडर, तो लेफ्ट साइड से ना, ये गलत है, पिस्टन मूव बाय 30 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट वॉल ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम राइट वॉल ऑफ सिलेंडर, ये गलत ऑप्शन, इसमें लिखना चाहिए था लेफ्ट वॉल से, देखो लेफ्ट वॉल है ना, तो ये जो पिस्टन है मूव कर गया इधर लेफ्ट वॉल से 30 सेंटीमीटर मूव कर गया, गलत ऑप्शन। फिर कह रहा है ही डेवलप इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना ही डेवलप हुआ, इस प्रोसेस में कितना ही डेवलप हुआ, ओके देखिए इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, पूरे सिस्टम की एनर्जी चेंज हुई गई कहाँ, इस एटमॉस्फेयर को मिल गई, इंटरनल का चेंज ही तो एटमॉस्फेयर को मिला, इंटरनल का चेंज कैसे हुआ, नहीं हुआ। ओके अच्छा, पूरे सिस्टम की बात करते हैं एक बार, इस पूरे सिस्टम पे लगाते हैं फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इंटरनल चेंज 0 आया क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कि इस सिस्टम ने जो वर्क किया, इस सिस्टम ने जो वर्क किया वो हीट की तरह से कहाँ मिल गया, सराउंडिंग को, तो मुझे वर्ड निकालना पड़ेगा, फर्स्ट जो है लगा दिया, तो डेल्टा डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वर्डन क्या होता है NRT ln
V2 अपन V1 nRT इसका लगाएं नंबर ऑफ मोल क्या है 1 n r t कितना है 300 nRT ln V2 अपन V1 V2 यहाँ का बोलो V1 ये वाला बोलो तो ये 0.5 और x क्या 0.3 है ना 0.3 रख दो इस 0.8 ये 0.8 अपन 0.5 बनेगा V2 अपन V1 ये 0.8 है और ये 0.5 है तो V2 अपन V1 प्लस इस पर लगाएंगे एनआरटी एन नंबर ऑफ मोल कितने n2 0.25 तो n r t ln V2 अपन V1 इसका फाइनल वैल्यू 0.5 माइनस x 0.3 घटा दो इट इज 0.2 डिवाइड बाई यहाँ का वैल्यू क्या 0.5 बस सिंप्लीफाई कर दो इससे बन जाएगा कितना 300 r ln 8/5 यहाँ से क्या आएगा ये 75 75 r माइनस कर देंगे ln 5/2 इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है अप्रोक्सीमेट है तो मैथमेटिक्स का यूज है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग मैथमेटिक्स की वैल्यू ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 6 A particle of mass 2 kg and velocity 20 meter per second strike on a planar potential whale as shown in the figure. ये है ये प्लेनर पोटेंशियल वेल है इस y एक्सिस के इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है और y एक्सिस के इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और एक पार्टिकल 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा है जिसका मास 2 kg है मास 2 kg जाके स्ट्राइक कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से कह रहा विच आर फॉलोइंग ऑप्शन इधर करेक्ट इन सारे ऑप्शंस को बताइए कौन सही है कौन गलत रिपीट कर दूं ये क्वेश्चन आईपीएचओ का क्वेश्चन है आईपीएचओ 2005 का है मुझे याद आ रहा है ठीक बताता हूं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है यहाँ पर इधर की पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है ओके ये पार्ट कर रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल इन साइड 2 दूसरे साइड में √120 मीटर पर सेकंड में इंपॉर्टेंट पता है क्या है ये जो ग्राफ है ना ग्राफ ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिखा रहा है जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इस साइड में पार्टिकल की जो एनर्जी होगी और इस साइड में जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो हर हाल में इक्वल होना चाहिए अदरवाइज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे पोटेंशियल फील्ड है भाई कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से आया है कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी कंजर्व करती है ओके तो फिर यहां पे एनर्जी कितनी है काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी का स्क्वायर हाफ m इंटू वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है रख दो जब यही पार्टिकल इस रीजन में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी का स्क्वायर अब पोटेंशियल कितनी है -10 जूल है सिंप्लीफाई करो आंसर है 2 से 2 कटेगा ये 10 स्क्वायर का मतलब 100 और ये 10 110 तो v की वैल्यू बनेगी 110 √110 मीटर पर सेकेंड
कैलकुलेशन चेक कर लेना यार। हाफ एम बी स्क्वायर पोटेंशियल की 10 गलत हो गया ना, ये 20 आएगा। -10 है ना, तो इसमें 10 में 20 जोड़ेगा और 100 है। ठीक है, ये पार्ट इस करेक्ट ऑप्शन। Particle velocity component in y direction will not change. Component of velocity in x direction will change. Angle made by इतना। मैं बताता हूँ, देखिए ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। कहीं से भी स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ पे हूँ और ऊपर को चलो, वाई डायरेक्शन चलो, वाई डायरेक्शन में क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना। यहाँ भी 10 है और यहाँ पे जब आओगे तभी भी 10 होगा, यहाँ पे आओगे तभी भी 10 होगा। तो क्या पोटेंशियल चेंज वाई में हो रहा है ना। किसी एक पॉइंट में पकड़ो ना, यहाँ जा, वाई में जा पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, यहाँ भी -10, यहाँ भी -10। हाँ यार, पोटेंशियल का चेंज वाई में नहीं हो रहा। जब पोटेंशियल चीज वाई में नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब वाई में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं रहा होगा, कोई भी फोर्स वाई में नहीं रहा होगा। एक्स में चलो, चलते रहो, चेंज हो गया इधर, यहाँ का पोटेंशियल 10, यहाँ का -10, मतलब एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड आया होगा, स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा, जो कि इंपल्सिव कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलोगे उसको, वो होगा। वो इंपल्सिव कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल को चेंज कर देगा। बट वाई में तुम कहीं पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, कहीं भी देखो वाई में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कि जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे, शार्प बाउंड्री पे एक कोलिजन टाइप से होगा। ये पार्टिकल जाएगा ना यहाँ पे, तो इस शार्प बाउंड्री पे कोलाइड करेगा, और कोलाइड अंडर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डायरेक्शन में घटता है। तो अगर यहाँ का 10 और यहाँ का -10, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का डायरेक्शन एक्स में ऐसे होना चाहिए। जब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऐसे होगा, तभी तो पोटेंशियल यहाँ का 10 है तो यहाँ का -10 हो गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ओके गुड। इसका मतलब जब ये पार्टिकल इस वेल को, इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा, उस समय पे उसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में इंपल्सिव थ्रस्ट काम करेगा, जो कि कंजर्वेटिव है। चलिए, तो तुम मुझे बताओ, अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, और उस पर थ्रस्ट अगर ऐसे काम कर गया, ऐसे काम कर गया, तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी। हाँ, बेंड हो जाएगी नीचे की। नहीं, एक्चुअल में क्या होगा कि इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी वाई के डायरेक्शन में होगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे ये 37 है ना, तो ये कितना दिखाएंगे इधर का, ये 10 है और ये 37 है, तो ये वेलोसिटी क्या आएगी, 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, 8, और ये कितना आएगा 6। इसका मतलब इस वेल के इधर इसकी ये वेलोसिटी 6 रहेगी, और ये रहेगी रेड। एंड टक्कर के बाद वाई वाला अभी भी 6 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स एक्स में लगा हुआ है, और ये चेंज होकर डीवाई बन जाएगा। और इन्हीं का जो रिजल्टेंट है, इन्हीं का जो रिजल्टेंट है, वो बराबर किसके हैं, √120 के। इसको भी एक्स लिखो, और ये वाला एंगल मान लो, ठीक है। और x की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना, फोर्स इधर लगा है, जब फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो x की वेलोसिटी बढ़ गई, 10 से ज्यादा होगी। जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा बेंड हो जाएगा x की तरफ, तो x की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब जो पार्टिकल ऐसे जाएगा वो टक्कर के बाद इधर न जाके ऐसे जाएगा, तो पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ओरिजिन पे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, बेंड हो गया, x की तरफ बेंड हो जाएगा। तो वही कह रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल इंक्रीजेस, सी पार्ट करेक्ट कह रहा है। पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट y डायरेक्शन विल नॉट चेंज, सही कह रहा है। एंगल मेड बाय इज लेस देन 37 डिग्री, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 37 डिग्री है x एक्सिस से, तो इसको जब आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये एंगल 37 बनेगा ना। अब वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, तो एंगल कम हो गया, लेस देन 37 डिग्री।
समझ गए होगे तो ABCD इज करेक्ट ऑप्शन। 7 कह रहा है कि स्टैंडिंग वेव set up between the two fixed end in string which are following option is are correct. Rate of energy transfer through the node point is 0 at all instant. Rate of energy transfer through the antinode is 0 at all instant. Potential energy of antinode is constant. Energy trap between the node and antinode is constant always. Okay, ये तो यहीं पे समझा देता हूँ। देखो देखो इस तरीके से दिखा दिया। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द नोड पॉइंट इज 0 ऑलवेज, पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स सही कह रहा है। नोड पॉइंट से एनर्जी ट्रांसमिट कभी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे टेंशन जब फोर्स होगा, टेंशन स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर वर्डन 0 है किसी क्रॉस सेक्शन पे तो उससे एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा, याद रखना। इफ वर्डन इज 0 at each instant from any cross section, then no energy transfer from that cross section. इस नोड की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, तो वर्डन नहीं होगा। और ये जो एंटी नोड है इसकी वेलोसिटी ऐसे, अब टेंशन हमेशा ऐसे होगा, एंगल हमेशा 90 होगा। तो एंटी नोड पे टेंशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो अगेन वर्डन 0 होगा। इसका मतलब नोड पे जो क्रॉस सेक्शन है उससे भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी और नोड से भी नहीं होगी। नोड से इसलिए नहीं होगी क्योंकि नोड की वेलोसिटी 0 है, और एंटी नोड से इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पे एंगल 90 डिग्री है, सो वर्डन इज 0। दिस मीन्स यू कैन से दैट एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव इज कन्फाइंड बिटवीन नोड एंड नोड एंड नोड एंड एंटी नोड्स। तो नोड और नोड के बीच में भी कंजर्व है और नोड और एंटी नोड के बीच में भी कंजर्व है। ओके, The rate of energy transfer through the node will be 0 at all instant, A part सही कर रहा है। Rate of energy transfer into node is 0, B part भी सही कर रहा है। Potential energy of node is constant, बिल्कुल गलत कर रहा है। Energy trap between node and node is always constant, of course सही कर रहा है। C is wrong option, क्योंकि जो अच्छा potential energy of anti node is constant, yes ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है। नोड की चेंज होती है, एंटी नोड के पास सिर्फ कैटेगरी होती है। एंटी नोड के पास सिर्फ कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे किस स्ट्रीप लग रही है, किस स्ट्रीप लग रहा है ऐसे। इस स्ट्रीप का जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ आएगा ये अप्रॉक्सीमेट हर जगह सेम होता है, उसमें खिंचाव नहीं होता है, नहीं होता है। अगर उसमें खिंचाव नहीं है इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। अब वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। एंटी नोड के पास सिर्फ कैटेगरी होती है जो कि चेंज होती है, जब मीन पे जाएगा तो सबसे ज्यादा और एक्सट्रीम में जाएगा तो जो। क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअल में शायद क्लैपनर का है, क्लैपनर का मैकेनिक्स। A particle is moving with constant angular velocity omega about z axis as shown in the figure. A frame of reference situated at center of circle rotated with the same angular speed about z axis but in opposite direction. Which option is correct? Question number 8. ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है एट रेडियस आर पे, और यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम है, ये ऐसे घूम रहा है, ये उल्टे से घूम रहा है ऐसे अपने जेड एक्सिस के बाद सेम ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू भी अपन आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी भी है और ये रेडियस आर है तो ओमेगा क्वेश्चन दिया गया भी अपन आर। ओके, कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पार्टिकल इज इतना आउटवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम। कह रहा है इस फ्रेम से इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैल्यू एम आर में गैस करोगे। यस ऑलवेज। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दिस वन इज
एम आर इंटू ओमेगा रिफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी होती है। इस रिफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी क्या, ओमेगा, पार्टिकल का ओमेगा नहीं, रिफरेंस फ्रेम। तो पार्टिकल का मास है इंटू इट्स पोजिशन वेक्टर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा इस रिफरेंस फ्रेम का ओमेगा होता है, और ये हमेशा अवे होता है, चाहे एक्स रिफरेंस फ्रेम क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। कह रहा है नेट रियल फोर्स ऑन पार्टिकल इज एम आर ओमेगा स्क्वायर इन इनवर्ड आंसर, नेट रियल फोर्स। ओके, अच्छा रियल फोर्स हर फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो, फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो मैं इस फ्रेम से क्यों जाऊं, मैं इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम समझ लूं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से किसी भी फिक्टिटियस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्राउंड फ्रेम में मैं कहूंगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर, और सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, दिस वन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, और ये टुवर्ड द सेंटर होगा। और चूंकि ग्राउंड फ्रेम से मैं बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड फ्रेम से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, ये फोर्स क्या रहा हो, रियल फोर्स रहा होगा, दिस वन इज द रियल फोर्स। इस पार्टिकल पे जो रियल फोर्स होगा उसकी वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर होगी, और जो कि टुवर्ड द सेंटर होगी, और रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो इस फ्रेम से भी देखोगे तभी भी इस पे रियल फोर्स तुम इतना ही दिखाओगे टुवर्ड द सेंटर। सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट, तो ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट कर लिया कि एम आर ओमेगा स्क्वायर का रियल फोर्स होना चाहिए, उसमें कोई वर्चुअल नहीं होगा, और कहा कि रियल फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो इस फ्रेम से भी इतना ही होगा टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब बी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सी पार्ट, द नेट वर्चुअल फोर्स ऑन पार्टिकल फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इतना इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब कह रहा है कि इस फ्रेम से बताइए, इस रोटेटरी फ्रेम से बताइए इस पार्टिकल पे नेट कितने का वर्चुअल फोर्स है। तो अब इस फ्रेम से हम इसके ऊपर लगाएंगे टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से नेट फोर्स के नाम पे क्या होता है, रियल फोर्स एफ रियल प्लस एफ सूडो इज इक्वल टू, अच्छा इस फ्रेम से इस पार्टिकल का ओमेगा कितना नजर आएगा, ट्वाइस में नजर आएगा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये उल्टा घूम रहा है ना, इसके फ्रेम से इसका ओमेगा क्या नजर आएगा, ट्वाइस से घूमता नजर आएगा। अगर ओमेगा से घूम रहा है तुम उल्टे ओमेगा से घूम रहे हो, तो तुमको लगेगा कि ट्वाइस ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पे खड़ा ऑब्जर्वर कहेगा कि ये तो पार्टिकल ट्वाइस ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये क्या है कि मेरे लिए तो यार इसके ऊपर नेट फोर्स एम आर इंटू ट्वाइस ओमेगा होना चाहिए, तो इस फ्रेम से इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स दिखेगा जो कि रियल प्लस सूडो के सम से आएगा, दैट इज एम आर इंटू नेट ओमेगा, दैट इज 2 ओमेगा ऑल स्क्वायर। अब ये जो रियल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एफ सूडो, और एक और चीज, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है ना, टुवर्ड द सेंटर होता है, और ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, कोई बात नहीं, ये भी इनवर्ड है, तो बनेगा एम आर इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर इनवर्ड। अब इसको इधर भेज दो, तो इससे एफ सूडो की वैल्यू क्या मिल गई, इसको इधर भेजोगे तो घटा दो, दैट इज 3 एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द नेट सूडो फोर्स ऑन दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस फ्रेम टुवर्ड द सेंटर, रियल फोर्स। इसी चीज को पता किससे समझा जा सकता है, फिक्टियस फोर्स के साथ, फिक्टियस कर रहा हूँ कोरियोलिस फोर्स के साथ आंसर। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे, कोरियोलिस और एक सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का एडिशन करोगे तो 3 एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कोरियोलिस फोर्स वैल्यू होती है 2 एम भी क्रॉस ओमेगा, इससे 4 का टर्म आएगा जो कि अंदर का बनेगा 4 एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर है, तो नेट क्या आ गया 3 एम आर ओमेगा स्क्वायर अंदर। Now, question number 9. Okay.
बहुत क्वेश्चन, बट बताता हूँ। ये क्वेश्चन इरडो का क्वेश्चन है। कह रहा है एट टाइम t बराबर 0 द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अ क्लासिकल हाइड्रोजन एटम एट रेडियस a नॉट एंड इक्वल टू फर्स्ट बोर रेडियस एज्यूमिंग एनर्जी लॉस पर रिवोल्यूशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू टोटल एनर्जी ऑफ एटम। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। Rate of decrease of radius is given by this one, then value of x plus y is अच्छा। इसको सॉल्व करने का ना दो तरीके हैं। ठीक है, कांस्टेंट है ना, इसी लाइट की स्पीड है और k e 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है। ये डायमेंशन एनालिसिस भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट चलो ट्राई करता हूँ। कह रहा एनर्जी जो लॉस हो रहा है ना डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू है -2k/3 e स्क्वायर w स्क्वायर अपॉन सी क्यू। तो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस जो है, तो इसको पता करना है बेसिकली। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, लाइट की स्पीड है, के 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट है, ई एनर्जी है और डब्ल्यू पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। लिखा हुआ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डब्ल्यू। चलिए सबसे पहले पता करते हैं, एक्चुअली इसी फंक्शन का हेल्प लेना है तो एनर्जी निकालता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के Q1 Q2 हाइड्रोजन एटम है ना, क्लासिकल हाइड्रोजन एटम, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Q1 Q2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो डी बाई डी टी के लिए, तो ये बनेगा -k/2 ई का स्क्वायर 1/r का डिफरेंस 1/r स्क्वायर एंड डी आर बाई डी टी। और 1/r इसको डिफरेंस बनेगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इससे इक्वेट कर दिया, बनेगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। बनेगा ट्वाइस ऑफ के ई, ये के ही रहने दो, ई को हटा दो, ई स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन सी क्यू, सी क्यू कट जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, इससे डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिलेगी, ट्वाइस का टर्म इधर भेज बनेगा 4/3 सी क्यू, 4/3 सी क्यू नीचे डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। अच्छा, जो डब्ल्यू स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन है और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूले में देखो एम आर ओमेगा भी तो चाहिए बाद में।
ओके ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ओमेगा को निकालते हैं, लिखेंगे नेट फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से आएगा, के Q1 Q2 तो स्क्वायर बन जाएगा अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओमेगा कितना आएगा, दैट इज के ई का स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, दैट इज 4/3 सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू प्लेस करो, ये स्क्वायर है ना तो बनेगा के स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइड बाई एम स्क्वायर आर का पावर 4, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू बनेगी दिस वन इज 4/3 के का स्क्वायर ई का पावर 4, यहाँ से आएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, अब ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखा है, फिर 4/3 कहाँ गया, ओके ठीक। अच्छा इसमें ना प्रॉब्लम है कि 4/3 का टर्म बनना चाहिए, लाइक एक्स प्लस वाई निकाला जा सकता है इजीली, तो x2 और y2, व्हाट इज x प्लस वाई, दैट इज 4, द आंसर इज 4। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस एट t बराबर 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे किस रेट से रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ये जो वैल्यू आई है ना फार्मूला, इसमें वैल्यू प्लेस करना होगा, सब हटा दो इससे, तो जो डी आर बाई डी टी बनेगा 4/3, के की वैल्यू है 9×10⁹ प्लेस कर देना, सी की वैल्यू 3×10⁸ प्लेस कर लेना, ई इलेक्ट्रॉन का मास से प्लेस कर देना, चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया प्लेस कर देना, आर की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम प्लेस करके सॉल्व कर देना, इसकी इनिशियल स्टेट पे किस रेट से ये रेडियस घट रहा है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी इन ऑप्शन में, ठीक है। क्या रहा है, टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द न्यूक्लियस, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आर स्क्वायर किधर भेज दो, आर स्क्वायर को यहां से भेजो, और 2dr था ना, dt इधर भेज दो, नाउ इंटरकेशन, जब टाइम 0 था तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम था, और जब टाइम t होगा तो 20 की दूरी, अच्छा वो फर्मीमीटर में होता है, न्यूक्लियस साइज फर्मीमीटर लिखना चाहिए 10⁻15, लेकिन नहीं भी लिखोगे ना, इसको 0 लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, पता है क्यों, -10 है, ये -15 है, तो -50 तो 5 गुना कम हो गया ना, 5 गुना क्या 10⁵ टाइम्स कम हो गया, 1 लाख टाइम कम हो गया, तो उसको 0 ही मान लो, बस इसको सॉल्व कर दो, ये जो वैल्यू है ना वो पता कहाँ से आई थी, यहाँ से मिल जाएगी कैलकुलेशन से, उस उठा के यहाँ पर रखोगे आंसर आ जाएगा, करना पड़ेगा। ओके 11 के बाद ये क्वेश्चन है 24, ये भी रोडो का क्वेश्चन है, ये चार्ज क्यूब है, रेडियस आर, ये 2r रेडियस का, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, a dielectric material K is completely fit inside the concentric, the charge cube placed at the center, then find the answer of the following question, surface charge density at innermost surface of the cell, इस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आप इस चीज को ना ध्यान रखोगे, वो ध्यान ये रखना है,
देखिए अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस के केस में अगर देखोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड दिखेंगे, रेडियली आउटवर्ड दिखेंगे, मतलब इस पे नॉर्मल फील्ड होगी। नॉर्मल फील्ड अगर मैं कहूँ कि जस्ट इस सरफेस की इधर का फील्ड E1 है और जस्ट इधर का फील्ड E2 है, नॉर्मल फील्ड, नॉर्मल अंडरलाइन है, तो नॉर्मल फील्ड में एक रिलेशन होता है E1 माइनस आगे वाले माइनस पीछे, एंड दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो किसी सरफेस पे कितनी डेंसिटी अराइज है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एंड दिस फॉर्मूला इज टेकन फ्रॉम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इस सरफेस के जस्ट आगे की फील्ड में से जस्ट पीछे की फील्ड सेपरेट करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा। चलो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, लगा फॉर्मूला, या कंडक्टर प्रॉपर्टी मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। वहां पे जस्ट यहाँ का फील्ड, रेडियस कितना है देखो, R है, इसका रेडियस R के बराबर है। तो जस्ट आगे का फील्ड क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R स्क्वायर। जस्ट आगे का फील्ड इतना बनेगा यहाँ का फील्ड, क्योंकि इसकी दूरी सेंटर से अप्रोक्सीमेट आ रही तो है, जस्ट अंडरलाइन है, माइनस जस्ट यहाँ का फील्ड, तो ये तो वैक्यूम है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक था, तो यहाँ का फील्ड क्या होगा, दैट इज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, कि दूरी तो इसका जो सेंटर से होगा इसका बराबर आएगा, बट चूंकि इसमें डायलेक्ट्रिक है तो K का टर्म दिख गया, यहाँ डायलेक्ट्रिक नहीं है वैक्यूम है तो 1 दिखा दिया K की जगह पे, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन K माइनस 1 आंसर। तो Q अपॉन 4 पाई स्क्वायर आंसर है दिस। ये मैग्नीट्यूड देखो, क्वेश्चन है इन मैग्नीट्यूड, तो इसका मॉड लगा देना, मिल जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस, आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो काम यहाँ पे किया वही काम वहां भी कर, कुछ नहीं, ये रेडियस R है, आपकी बार रेडियस क्या होगा 2R होगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, ये सिग्मा 1 लिख लो, इसको सिग्मा 2 लिख लो, Q अपॉन 4 पाई और R जगह पे 2R, तो 2R लिखोगे तो 4, तो 16 बन जाएगा, 16 पाई R स्क्वायर, और अब की बार आगे वाला 1 बनेगा वैक्यूम है, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, तो 1 अपॉन 16 का टर्म बनना चाहिए, डिपार्टेड आंसर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है ना कि ये चार्ज क्यू क्या करेगा, इसके डायलेक्ट्रिक्स को अपने साइड में पोलराइज करेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अराइज होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा, तो बीच में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है। लेकिन ये भी तभी होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो या कांस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं होती, कैलकुलेट अदरवाइज हो सकती है बट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो वेरीफाई करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है। अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 क्यों हुई, इसके बीच में 0 क्यों हुई, ऐसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ का चार्ज निकाल लूँ और यहाँ का चार्ज निकाल लूँ, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ का मैग्नीट्यूड यहाँ का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, अब पहले ये न्यूट्रल था, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर चार्ज 0 हो गया, देख लो यहाँ का चार्ज क्या बनेगा, यहाँ का चार्ज Q1 क्या बनेगा सिग्मा 1 इंटू 4 पावर स्क्वायर, प्लस यहाँ का चार्ज क्या बनेगा सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R की जगह पे 2R का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ का चार्ज सरफेस का और यहाँ का चार्ज सरफेस का सम कर देते हैं। देखो ये सिग्मा 1 में जब ये 4 पाई इसका मल्टीप्लाई करोगे बनेगा Q 1 अपान K माइनस 1, और जब इसको तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Q 1 माइनस 1 अपान K, देखो वैल्यू 0 आ गई।
इसका मतलब कि जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज बाहर वाले सरफेस, तो अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कंफर्म है, ये जो क्वेश्चन है ये साइक्लाइड का प्रॉब्लम है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया गया। उतने बड़ी क्वेश्चंस को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, साइक्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको एक बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1500 रुपये ना क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो साइक्लाइड मोशन में क्या होता है, साइक्लाइड मोशन में जो पार्टिकल का मोशन होता है एक साइकिल के पहिए की तरफ होता है। इनिशियल स्टेट यहाँ से होता है जब वेलोसिटी जीरो थी तब, और इसका मोशन इस तरीके से होता है, ऐसे मतलब ऐसे, इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए ऐसे ऐसे। जब पार्टिकल यहाँ जाता है तो इसकी स्पीड 2v हो जाती है, जबकि 2v होती है, जबकि बॉटम पे जीरो होती है। ये रेडियस अगर आर के बराबर साइकिल के पहिए का, तो यहां से लेके हाथ तक की दूरी 2r होती है। साइक्लाइड मोशन में जो बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, जानते ही, प्योर सर्कुलर मोशन आर ओमेगा स्क्वायर। और पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो जो भी इस पर फोर्स काम करेगा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, दैट इज क्यू। मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है, क्यों, वेलोसिटी जीरो है। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, फोर्स कौन बना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक बना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, दैट इज क्यू अपॉन एम। ओके, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एम। पढ़ चुके हो ना मैग्नेटिक फील्ड में, साइक्लाइड मोशन पढ़े, ओमेगा क्यू अपॉन एम होता है। आर की वैल्यू क्या आ गई, एम यहाँ भेजो, बन गया एम, एम स्क्वायर एम, ये बनेगा ई, यहां से क्यू स्क्वायर, क्यू तो क्यू बचेगा। तो ये जो पार्टिकल जिस साइकिल पे ऐसे जा रहा है साइक्लाइड मोशन में, उसमें इस साइक्लाइड मोशन का जो रेडियस होगा वो इसके बराबर होगा, एम ई अपन क्यू स्क्वायर। क्या कह रहा है पार्ट, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ई अपन बी, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट टी बराबर जीरो। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, ऊपर की ओर, क्यू का। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किधर है, देखिए बी नॉट दिखा रहा है ना, बी नॉट, बी नॉट का मतलब है वो आउटसाइड है, मेरे तरफ है, तो आउटसाइड मेरे तरफ है बी नॉट। ऑब्जर्वर किस स्पीड से जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद एक्स डायरेक्शन ई अपान बी, ई अपान बी से प्लस एक्स में जा रहा है, प्लस एक्स में जा रहा है। तो ऑब्जर्वर के फ्रेम से अगर देखोगे, ऑब्जर्वर के फ्रेम से अगर देखोगे, अगर ऑब्जर्वर प्लस एक्स में जा रहा है तो ऑब्जर्वर के फ्रेम से इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी, दैट इज ई अपान बी। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया इस ऑब्जर्वर के फ्रेम से इस पार्टिकल पर वेलोसिटी की ई अपान बी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्यू ही होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी। क्यू भी इधर है, अभी बाहर है, तो क्यू भी इधर है ना, भी मेरे तरफ है, भी क्रॉस बी, सब आ गया ऊपर पर। इसका मतलब कि इस पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर को रहेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, अगेन क्यू, भी की जगह पे ई अपान बी, भी इंटू बी, क्यू ई, दैट इज 2e, 2e।
मतलब इस फ्रेम से अगर देखते हो तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 2 QE का होगा जो कि ऊपर की ओर होगा। आंसर इज बी पार्ट। 16. In the above question, the path of particle as seen from observer will be. ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल का मोशन कैसा नजर आएगा? ओके okay. अब देखिए मैंने ना एक्चुअल में यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। अब मिस्टेक क्या किया है बड़ा इंपॉर्टेंट। मिस्टेक क्या किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर 2 क्यों आ गया और ये गलत आंसर है। आ गया समझ में? गलती क्या हो जानते हो? देखो गलती कहाँ हो रही है। देखो ये जो ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी तुम E/B बता रहे हो, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम से किसी भी पार्टिकल पे सिर्फ रियल फोर्स काम करते हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं काम करता है। सिर्फ रियल फोर्स काम करता है, कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करता है। इसका मतलब कि इस पार्टिकल पे जो पहले फोर्स काम कर रहा था t=0 पे जो फोर्स काम कर रहा था QE, मैग्नेटिक फोर्स 0 था ना, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स 0। तो जो फोर्स QE है वही आंसर है। इस फ्रेम से वही आना चाहिए क्योंकि QE एक रियल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स 0 वो भी रियल फोर्स था। तो जो QE आ रहा है वो एक रियल फोर्स है तो उसके ऊपर सिर्फ यही फोर्स काम करना चाहिए। तो अगर ये रिफरेंस फ्रेम है तो इससे भी यही फोर्स काम करना चाहिए। तो आंसर इज QE। अब प्रॉब्लम तुम्हारे सामने ये आ गया कि सर तो ट्वाइस नहीं आया, क्या करें? कहाँ गड़बड़ हो गया? पता है गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ यहाँ हुआ कि जब भी कोई रिफरेंस फ्रेम मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस रिफरेंस फ्रेम से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो कि तुम्हें नहीं पता है, हो सकता पता भी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दिस वन इज V×V, इसके बराबर आती है। V ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस फ्रेम से तुमने इलेक्ट्रिसिटी क्यों दिखाया, अब मैग्नेटिक फोर्स तुमने एक और क्यों दिखा दिया, लेकिन ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इस फ्रेम से, वही तो फोर्स दिखाना पड़ेगा, तब ना कहोगे इस फ्रेम से उसके ऊपर नेट कितना फोर्स काम करेगा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो बी इधर है, अब बी बाहर क्यों है, देखो डॉट बी बाहर क्यों है, तो बी बाहर क्यों है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है तो V×V, तो V×B, बी इधर है, बी मेरे तरफ, V×B, थम आ गया नीचे। मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे को रहेगी, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक वैल्यू कितनी आएगी, V E/B है। अब B किसके बराबर, B E के बराबर आ गया। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे एक और फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप से, दैट इज Q इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नीचे पर होगा। अब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और बच गया दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, तो ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। उसके पहले वाले जो लाइन में बोला उससे भी समझ में आएगा कि भैया ये एक इनर्शियल फ्रेम है, ये एक इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम भी इनर्शियल है, तो दोनों फ्रेम से रियल फोर्स दिखेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम निकाल लो, वो आंसर कर दो। तो ग्राउंड फोर्स फ्रेम में सिर्फ फोर्स क्यों दिखेगा क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल 0 है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब करा बी पार्ट कि इस फ्रेम से इस पार्टिकल का मोशन कैसा दिखेगा। देखो साइक्लाइड मोशन के अंदर एक और खासियत है, हाँ से बताता हूँ। तो साइक्लाइड मोशन पता क्या होता है, साइकिल का एक पहिया होता है जिसका सेंटर E/B से आगे कर जाता है साइक्लाइड मोशन में। मतलब ये जो पार्टिकल है ना जो ऐसे भाग रहा है, इसका जो सेंटर है वो E/B से भागता है। तो तुम बताओ
अगर तुम भी E अपान बी से जाने लगोगे, इसका मतलब सेंटर रुका हुआ नजर आएगा ना। अगर एक साइकिल का पहिया E अपान बी से आगे जा रहा है और तुम भी E अपान बी से जा रहे हो, तो तुमको लगेगा कि साइकिल का सेंटर रुका हुआ है। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, और सेंटर रुक गया, इसका मतलब साइकिल का पहिया का मोशन सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर। तो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस me upon क्यूब स्क्वायर, सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस me upon क्यूब स्क्वायर। आंसर इज सी पार्ट। और एक और चीज है, क्या बताता हूँ, इससे भी, इसके अलावा भी समझ सकते थे, पता है कैसे, यहीं से देखो, वेलोसिटी E अपान बी है, अब फोर्स क्यू का लग रहा है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है। अब ये जो फोर्स परपेंडिकुलर है क्यू, वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो देखना एक बार, उससे मैं कैसे समझाता हूँ। वेलोसिटी बोलो क्या, E अपान बी। अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन होना है तो ऊपर की ओर जो फोर्स आना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स, वो होना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम आर, आर कितना आया था, तो एम ई अपान क्यू बी, एम आर इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है, क्यू बी अपान एम होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी कटेगा, बी स्क्वायर कट कर देगा। अच्छा, ये एम कट कर देगा। अच्छा, यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर, नीचे क्यू, तो ये क्यू बचेगा, ई बचेगा, दैट इज क्यू। यही तो फोर्स ऊपर को बना था। इसका मतलब एक पार्टिकल पे की वेलोसिटी भी है तो ऊपर को फोर्स लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर। व्हाट विल मोशन, दैट विल सर्कुलर, प्लेन मोशन करेगा, प्लेनर फोर्स। सारे फोर्स प्लेन में है, इसी व्हाइट बोर्ड का प्लेनर मोशन है ना, तो प्लेनर मोशन है, तो प्लेनर मोशन में वेलोसिटी भी है और फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर है, दैट विल बी सर्कुलर। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगेन की वी अपान एम नॉट। पता है क्यों, ये भी तो इनर्शियल फ्रेम है, ये वाला फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में सारे रियल फोर्सेस दिखते हैं, रियल फोर्सेस दिखते हैं, और ग्राउंड फ्रेम में भी रियल फोर्स दिखेंगे। तो इस फ्रेम से अगर सर्कुलर मोशन है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे चाहे एक्सेलरेशन या बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन या कहीं भी एक्सेलरेशन, सब बराबर आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज क्यू अपान एम। तो इस साइक्लाइड मोशन में ना हर बार जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर होगा, दैट इज क्यू अपान एम। कहीं भी होगा पार्टिकल, क्यू अपान एम सेंटर की तरफ होगा, बस रियल फ्रेम की बात हो रही है। और टॉप पॉइंट निकाल भी सकते हो भाई, यहाँ का वेलोसिटी होती है 2e अपान बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर ऊपर को, दैट इज क्यू। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू भी क्रॉस बी, बी बाहर है ना, तो क्यू भी क्रॉस बी, थम नीचे पर आ गया, नीचे कितना आ गया, क्यू भी की जगह पे 2e अपान बी, क्यू भी क्रॉस बी, 2 क्यू ऊपर, नेट फोर्स क्यू नीचे, एक्सेलरेशन क्यू अपान एम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है, देखो 18 अगेन ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, कह रहा है a very small size polarizing material placed at r distance from the point charge as shown in the figure. Suppose polarization is proportional to electric field strength. इसमें जो पोलराइजेशन है वो इस चार्ज से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू इज वेरी हाई, चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, so that doesn't affect the polarization, affected by polarization, इसके पोलराइजेशन से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता यहाँ पे। इफ फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू एंड मटेरियल इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर पावर एन, द एन बताइए। चलो 18, ये चार्ज हाई वैल्यू का ये मटेरियल है आर कह रहा है, इसमें जो पोलराइजेशन है ना, इसका डाइपोल मोमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, दैट इज पी। और डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्रोपोर्शनली हटा दो, कांस्टेंट इनटू ई बन जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये पोलराइजेशन। और फोर्स निकालना है। अच्छा ये डाइपोल इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। तो डाइपोल का फोर्स अगर इस पे निकालना है तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ और चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गया। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा चाहे ये इस पे जो लगाएगा, बात देखिए है ना। तो डाइपोल के वजह से चार्ज क्यू पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, मान लो E1, तो डाइपोल का ये एक्सियल पोजीशन है। E1 की वैल्यू क्या होती है 2kp अपान r3। इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपान r3। तो फोर्स क्या होगा चार्ज q इंटू E1 मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 आएगा 2qk अपान r पावर 3, अब p निकालो ना, ये पुट कर दो ckq अपान r स्क्वायर। ये r पावर 5 बन गया ना, तो r पावर 5 तो 1 अपान r पावर n, देन n इज 5। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इसे वर्ड कर रहे हैं सी अल्फा इज कांस्टेंट इफ नेट चार्ज विद इन द रेडियस इतना इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। गॉस लगाना और क्या। तो आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, लगाओ गॉस लॉ। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान क्यू टोटल अपान एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में निकाल लेंगे आर दूरी पे, फ्लक्स इतना, तो क्यूटी की बोले क्या आ गया E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, दिया गया C इंटू 1 माइनस ई का पावर अल्फा आर आर कैप अपान आर स्क्वायर। तो उठा के रख दो वहां पे, अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा C 1 माइनस ई का पावर अल्फा आर 4 पाई एप्सिलॉन। और उन्होंने क्या दे रखा है अल्फा की जगह 1 अपान अल्फा है आर की जगह पे, तो आर की जगह 1 अपान प्लेस कर दो, यहाँ पे 1 अपान अल्फा प्लेस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। बनेगा C 1 माइनस ई का पावर 1 4 पाई एप्सिलॉन। तो है 4 पाई एप्सिलॉन C ई का पावर माइनस एक्स। ओके इसमें एक मिस्टेक है पता है, ये ना आर की जगह पे है माइनस 1 अपन अल्फा, आर इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं होगा, प्लस ही है, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसी को उठा के आपको प्लेस करना है, तो माइनस 1 का टर्म बना देगा, ठीक है। x इज 1, मिस्टेक है, चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 40 kg ब्लॉक, अगर ये फोर्सेस लगे हैं तो ये 20 kg, ये 200 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, ठीक है। ओके तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सारे कॉन्टैक्ट पे नोट कर लेते हैं। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इसे दिखा दो, ठीक है। 10 और 14, यहाँ का स्टैटिक की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, स्टैटिक 0.9 है ना, तो 10 है तो 90 बनेगा, स्टैटिक 90। और कैंटिक क्या बनेगा यहाँ पे, कैंटिक निकाल लो यहाँ पे, दैट इज 0.8, 80 आएगा। यहाँ पे स्टैटिक कितना आएगा
4 है ना, तो 4 ऊपर से 50 आ रहा है, ये बनेगा 200। और यहाँ से कितना आएगा 50, 5, रुको 50 आएगा यहाँ से, और ये 4 है ना 200, 0.3 है तो 300 बन जाएगा। यहाँ पे फोर्स कितना है 200, यहाँ पे 100। पर क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है। पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 40 kg ब्लॉक, 40 kg ब्लॉक। क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन पता करना है। इसमें ना एजम्पशन यूज किया जाता है। ऐसा तुम्हें तो वैसे भी दिख रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 200 300 ऐसा कैसे, 4 है ना तो 4 5 200, 3 ये 150 आएगा, 150 आएगा। 50 था ना 30। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, पहली पॉसिबिलिटी। तो क्या पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, चेक कर लेते हैं। 4 केसेस होते हैं, फर्स्ट पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, दोनों ऊपर भी मोशन नहीं होगा नीचे मोशन नहीं होगा। दूसरा केस क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लेना है प्लेलिस्ट से, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, बॉटम पे स्लिपिंग होगी ऊपर नहीं होगी। तीसरा केस क्या होगा, ऊपर स्लिपिंग होगी बॉटम पे नहीं होगी। चौथा केस दोनों जगह स्लिपिंग होगी। पहला एजम्पशन मैंने मान लिया, नो स्लिपिंग एट एनीवेयर, कहीं स्लिपिंग नहीं होगी। ऊपर वाले केबीडी बनाओगे तो 200 आगे दिखाओगे, और यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक कितना सकता है 90, तो क्या ये रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। एजम्पशन गलत हो गया। सेकेंड एजम्पशन क्या था, पूरा सिस्टम मूव करेगा बट बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, नीचे स्लिपिंग होगी ऊपर नहीं होगी, ये दूसरा केस होता है। तो ये एक साथ आ गया, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ गया 200 प्लस 100 300, और बॉटम पे कितना 150 का स्टैटिक, क्या दिखाओगे 300 माइनस 150, बॉटम पे स्लिपिंग हो रही तो कैनेटिक लग जाएगा, कैनेटिक बराबर टोटल मास ये तो ऐसे ही समझ में आ गया कि क्या होने वाला है यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे ऐसे ही आपको समझ में आएगा। थर्ड केस भाई, ये 40 kg है ना, यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है 90 का। तो अगर 40 की तुम एबीडी बनाओगे ना, 40 की एबीडी बनाओगे तो 100 आगे दिखाओगे, और यहाँ पे मैक्सिमम 90 मिलेगा तो इस पे 90 आगे दिखाता हूँ। लेकिन बॉटम पे स्टैटिक 200 आ सकता है ना 200, और ये 100 90, तो रिक्वायर्ड स्टैटिक क्या आएगा 190, और 190 200 से कम है, तो 200 तो मिल ही सकता है। इसका मतलब 40 kg ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो आंसर ऑफ 40 kg ब्लॉक है 0, और 10 kg ब्लॉक मूव करेगा। कितने से मूव करेगा, ये 200 है, लेकिन जब यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो कांटेक्ट फ्रिक्शन आ जाएगा, दैट इज 80। क्या लिखा होगा 200 माइनस 80 बराबर मास 10 इंटू, ये कितना आ गया 12, और यहाँ पे अब कांटेक्ट आके 80 बना देगा, स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये 180 का आ जाएगा, 180 200 से कम है, ठीक, आंसर इज 0। ओके, इस तरीके से हमने आपको TPT 1 को डिस्कस किया, TPT 2 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।